दोस्तों आपने ये उड़ती उड़ती खबर तो सुनी ही होगी कि नासा संस्कृत को एक पावरफुल कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाला है। यूनाइटेड नेशंस ने क्लेम किया है कि दुनिया की 97% लैंग्वेजेस संस्कृत से निकली हैं। लेकिन क्या ये सारी बातें सच हैं या फिर ये सिर्फ एक वायरल मिथ है? वैसे कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि संस्कृत धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 25,000 लोग ही इसे अपनी मातृभाषा मानते हैं। तो क्या सच में ये महान भाषा एक्सटेंशन की कगार पर है? क्या संस्कृत सभी लैंग्वेजेस की जननी है या फिर ये एक अफवाह है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं? दोस्तों क्या है पूरा सच? जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि संस्कृत का इतिहास जितना ग्लोरियस है उतना ही मिस्टीरियस भी। दोस्तों संस्कृत एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मालाकान डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट स्वात और पंजाब के कुछ पार्ट्स में डेवलप हुई थी। एंशिएंट टाइम में संस्कृत का एक ओल्ड वर्जन था जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये एक प्राइमरली ओरल लैंग्वेज थी जो वैदिक इरा में यूज होती थी। ये हिंदू रिलीजन के पवित्र टेक्स्ट वेदों की लैंग्वेज थी जो 1500 से 500 BC के बीच लिखे गए थे। वैसे संस्कृत 2nd सेंचुरी BC तक इंडिया की एक मेजर लैंग्वेज थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सिर्फ 25,000 लोग ही इसे अपनी मदर टंग मानते हैं। हालांकि आज भी इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र भाषा माना जाता है। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कई लैंग्वेजेस संस्कृत से ओरिजिनेट हुई हैं। अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो आज सिर्फ 14,000 लोग इसे अपनी रोजमर्रा की भाषा के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। वैसे संस्कृत को देवानी यानी कि देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम रिटन प्रूफ देखें तो संस्कृत करीब 3,500 साल पुरानी भाषा मानी जाती है। इसका सबसे पुराना लिखित प्रमाण ऋग्वेदा है जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। दोस्तों संस्कृत लैंग्वेज से जुड़ा एक एविडेंस मितानी किंगडम से मिलता है जो आज का सीरिया है। यहाँ 1500 BC के एक हॉर्स ट्रेनिंग मैनुअल में ऋग्वेदिक मंत्रों का यूज किया गया है। दोस्तों भारत में संस्कृत के लिखित प्रमाण कम मिलते हैं क्योंकि संस्कृत के ज्यादातर टेक्स्ट पाम लीव्स और पेपर पर लिखे गए थे जो समय के साथ डिस्ट्रॉय हो गए। दोस्तों वैदिक संस्कृत के बाद क्लासिकल संस्कृत का दौर आया जिसमें इस भाषा के नियम और बेहतर बनाए गए। इसे साइंस, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों संस्कृत हमेशा से ही बहुत ही फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड भाषा रही है, लेकिन आम लोगों के लिए इसे सीखना और बोलना आसान नहीं था। यही वजह थी कि 3rd सेंचुरी BC तक संस्कृत लोकल भाषाओं के साथ मिलकर धीरे धीरे बदलने लगी, जिससे प्राकृत लैंग्वेज डेवलप हुई। और अब हुआ ये कि प्राकृत आम लोगों के बीच बोलचाल की भाषा बन गई, जबकि वैदिक और क्लासिकल संस्कृत सिर्फ किताबों और विद्वानों तक ही सीमित रह गई। कई लोग कहते हैं कि प्राकृत का संबंध महिलाओं और निचली जातियों से था, लेकिन असल में संस्कृत सिर्फ ऊंची जातियों और मुख्य रूप से ब्राह्मणों तक सीमित थी क्योंकि शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि संस्कृत कभी भी आम लोगों की भाषा नहीं बन पाई। दोस्तों 6th और 12th सेंचुरी के बीच संस्कृत का दबदबा धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले तो हिंदू राजाओं के संरक्षण में संस्कृत भाषा का डेवलपमेंट होता रहा, लेकिन जब इस्लामिक इन्वेजन हुए तो नए रूलर्स आए तब पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट लैंग्वेज यानी कि राज दरबार की भाषा बन गई। पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज को नए रूलर्स ने ज्यादा सपोर्ट दिया, जिससे संस्कृत स्कॉलर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। हालांकि संस्कृत पर कोई डायरेक्ट बैन नहीं लगाया गया, लेकिन इसे एक्टिवली प्रमोट भी नहीं किया गया। लेकिन ये सब नॉर्थ इंडिया की बात थी। साउथ इंडिया में सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट थी। 14th से 16th सेंचुरी के बीच विजयनगर एम्पायर ने साउथ इंडिया के बड़े हिस्से पर राज किया। इस एम्पायर की कैपिटल हम्पी उस समय ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र थी। ये रीजन मल्टीलिंगुअल था जिसमें कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और संस्कृत मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी। संस्कृत का ज्ञान उस समय ऊंचे तबके यानी कि एलाइट क्लास के लोगों के लिए जरूरी माना जाता था। राज दरबार में संस्कृत के कई स्कॉलर्स थे, लेकिन आम लोग कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बात करना ज्यादा पसंद करते थे। यही वजह थी कि संस्कृत धीरे धीरे सिर्फ अमीर और शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रह गई। फॉर एग्जाम्पल विजयनगर के महान राजा कृष्णदेवा राया जो संस्कृत में बहुत माहिर थे, उनका लिखा लिटरेचर राज दरबार के बाकी स्कॉलर्स की रचनाओं से ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता था। यह भी एक वजह थी कि संस्कृत को आम जनता तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला और धीरे धीरे ये सिर्फ शिक्षित और अपर क्लास सोसाइटी तक सीमित रह गई और आम लोगों की भाषा नहीं बन पाई। संस्कृत को लेकर एक और बड़ी प्रॉब्लम ये
थी कि संस्कृत एक टफ लैंग्वेज थी। इसे सीखना और बोलना काफ़ी मुश्किल था। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसे डेली लाइफ में इस्तेमाल करना आसान नहीं था। इसी वजह से लोग कन्नड़, तेलुगु और तमिल को ज़्यादा पसंद करने लगे और आखिरकार 1565 में विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ, उसके साथ ही संस्कृत का भी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। जबकि कन्नड़, तेलुगु और तमिल पर इसका असर नहीं पड़ा क्योंकि यह आम लोगों की बोलचाल की भाषाएं थीं। लेकिन संस्कृत का इस्तेमाल सिर्फ अपर क्लास तक लिमिटेड था। जब ये रूलर्स डिक्लाइन हुए तो संस्कृत भी धीरे धीरे गायब होने लगी। दोस्तों 18th और 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने भी एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में संस्कृत की बजाय इंग्लिश भाषा को लागू कर दिया। ये संस्कृत के लिए एक और बड़ा झटका था। इससे पहले भी विदेशी आक्रमणों और मुगलों के शासन के चलते संस्कृत का प्रभाव कम हो चुका था, लेकिन ब्रिटिशर्स के राज में इसका इस्तेमाल और भी कम हो गया। 16th सेंचुरी के बाद इंडिया में पहले से ही संस्कृत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा था और ब्रिटिश रूल के आने के बाद इसका डिक्लाइन और भी फास्ट होने लगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संस्कृत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। 1830 में जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रेसिडेंसी में सेंसस करवाया तो उन्हें 350 से ज्यादा ऐसे संस्कृत स्कूलों का पता चला जहां 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वे सभी ब्राह्मण थे, यानी उस समय संस्कृत का ज्ञान केवल एक खास तबके तक लिमिटेड था। 18th और 19th सेंचुरी में कई हिंदू राजाओं ने संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये सिर्फ राज दरबार और विद्वानों तक ही सीमित रही। वहीं दूसरी तरफ इसी समय प्राकृत लैंग्वेजेस आम लोगों में ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसी वजह से आज इंडिया की ज्यादातर लैंग्वेजेस प्राकृत से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आज के टाइम में सिर्फ 25,000 लोग संस्कृत को अपनी मदर टंग मानते हैं। इस लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए कई अटेम्प्ट्स किए गए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ये कोशिशें सिर्फ दिखावे के लिए ही रही हैं। फॉर एग्जांपल 1969 में पहली बार संस्कृत दिवस सेलिब्रेट किया गया। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने 7 से 13 अगस्त तक संस्कृत वीक डिक्लेयर किया। उत्तराखंड ने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेट भी दिया, बट स्टिल इसे बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम संस्कृत को फिर से अलाइव कर सकते हैं? दोस्तों आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। ये पहली डेड लैंग्वेज नहीं है जिसे फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। इब्रानी यानी हिब्रू भी एक एक्सटिंक्ट लैंग्वेज थी, लेकिन इसे भी सक्सेसफुली फिर से रिवाइव किया गया है। दोस्तों हिब्रू पहले सिर्फ ज्यूइश रिलीजन के रिलीजियस टेक्स्ट में यूज होती थी। 19th और 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वाइड ज्यूज इसे डेली कन्वर्सेशन में यूज नहीं करते थे, लेकिन 1880 में एलाइजर बेन यहूदा ने इसे रिवाइव करने का डिसीजन लिया, जिसके लिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। उन्होंने अपने फैमिली के साथ हिब्रू में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स में हिब्रू का प्रमोशन किया। उन्होंने ऐसी कम्युनिटीज़ बनाई जो लोगों को हिब्रू बोलने के लिए इनकरेज करती थी। और फिर 1948 में जब इजराइल इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो उसने हिब्रू को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। दोस्तों हिब्रू का सक्सेसफुल रिवाइवल इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इसने ज्यूइश कम्युनिटी को एक नई आइडेंटिटी दी। बट इंडिया जैसे एक बड़े मल्टीलिंगुअल कंट्री में ये इतना ईजी नहीं होगा। वैसे अगर संस्कृत को फिर से रिवाइव भी किया गया तो इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या होगा, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि इससे हमें कल्चरल बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपने बच्चों को फ्रेंच या स्पेनिश की जगह संस्कृत सीखने के लिए इनकरेज करेंगे? दूसरी तरफ एक आर्गुमेंट ये भी है कि संस्कृत का रिवाइवल दूसरी लैंग्वेजेस के इम्पोर्टेंस को कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में एक स्टूडेंट मराठी, हिंदी और इंग्लिश पढ़ता है। क्या इनके बीच यहाँ संस्कृत के लिए कोई स्पेस है? क्या संस्कृत का भविष्य उज्जवल है? दोस्तों आज हमारे लिए संस्कृत को पूरी तरह से रिवाइव करना आसान नहीं होगा, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हम इसे दोबारा जिंदा क्यों करना चाहते हैं? संस्कृत को बचाने के लिए या फिर वाकई इसे रोजमर्रा की भाषा बनाने के लिए? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।